जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक नजर उन खबरों पर जिन पर आज हम सवाल उठाएंगे। 4 हलकों में से एक और का फैसला आ गया। NA 110 में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ के उस्मान डार की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ की जीत बरकरार। तहरीके इंसाफ के धांधली मुकदमे को एक और ज़र्ब। अगला इलेक्शन अगर जीतना है तो तहरीके इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात पर काम तेज करना होगा। 3 माह बाद MQM बैक ऑन डिमांड। कराची ऑपरेशन पर तहफ्फुज़ात, इजाला कमेटी और लापता कारकुनान की बासियाबी। मुत्तहिदा ने सिलसिला वहीं से जोड़ लिया जहां अगस्त में टूटा था। लाहौर में मसीहा मौत बांटने लगे। हड़ताल के नाम पर यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार। आज एक मासूम बच्ची जान से हाथ धो बैठी। हड़तालियों के साथ हुकूमत को सख्त हाथों से निमटने की जरूरत है। न्यूज लीग कमेटी का आज पहला इजलास। ऑपोजिशन ने मानने से इनकार कर दिया। तहरीके इंसाफ का दीगर ऑपोजिशन जमातों से राबिता। सेनेट में करारदाद लाने की तैयारी। शेख रशीद ने चौधरी निसार को अदम एतमाद का खत लिख दिया। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन का नया गठजोड़ तैयार। और नौ मुंतखब सदर के खिलाफ पूरे अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहरे। सुपर पावर के अपने अंदर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और क्लैश ऑफ जनरेशन का जन्म। क्या ये अमेरिका के जवाल का आगाज है? प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे NA 110 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई अहम फैसले के मुतालिक। के आम इंतखाबात में धांधली के तहरीके इंसाफ के मुकदमे को आज एक और हिट लगी। NA 110 में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उस्मान डार की दरखास्त मुस्तरद कर दी और ख्वाजा आसिफ की जीत को बरकरार रखा है। 2013 में आम इंतखाबात में NA 110 वो हल्का था जहां से ख्वाजा आसिफ 92,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुए थे। NA 110 उन 4 हल्कों में से एक है जिन्हें बुनियाद बनाकर इमरान खान और तहरीके इंसाफ ने धांधली का मुकदमा कायम किया था और 2014 का तारीखी धरना दिया था। बाकी 3 हल्कों में से NA 122 में अय्याज सादिक ज़िमनी इंतखाब में दोबारा कामयाब हो गए। NA 125 में ख्वाजा साद रफीक के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है। NA 154 लोधरा में तहरीके इंसाफ के जहांगीर तरीन कामयाब हुए। इस तरह 4 में से 3 हल्कों का फैसला हो चुका है जिनमें से 2 नून लीग के ही नाम रहे हैं। अहम बात यह है कि इन तमाम हल्कों का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स ने धांधली के बजाय बेज़ाब्तगी को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के NA 110 के आज के फैसले के बाद खुशगवार बात यह थी कि तहरीके इंसाफ ने अदालत का फैसला कबूल किया। अब तहरीके इंसाफ को यह भी तस्लीम करना होगा कि धांधली और बेज़ाब्तगी में एक गहरा तकनीकी फर्क है और इसी तकनीकी फर्क को समझते हुए 2018 के आम इंतखाबात के लिए तहरीके इंसाफ को तैयारी भी करनी होगी। पोटेंशियल तो तहरीके इंसाफ में है लेकिन उसे अपनी समत दुरुस्त करनी होगी और 18 के आम इंतखाबात में तहरीके इंसाफ अगर जीतना चाहती है तो फिर उसे इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में अपनी शिरकत को और अपने काम को मजीद तेज करना होगा। NA 110 से सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। आज की बड़ी खबर भी है, इस पर बात करेंगे। तहरीके इंसाफ के उस्मान डार भी मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले बात करेंगे विफाकी वजीर नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा
ख्वाजा आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का NA 110 का फैसला तो कबूल किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि आपने यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने शवाहिद तल्फ किए हैं, इल्जाम लगाए हैं उन्होंने आप पर। क्या कहेंगे इस पे आप ख्वाजा साहब? लेकिन ये फैसला हो गया हुआ, मैं क्या कमेंट करूं इसके ऊपर। जो फैसला हो गया है, जो वर्डिक्ट है, दैट इज समथिंग फाइनल, इट डजंट नीड एनी मोर कमेंट। लेकिन एक तरह से आप पे इल्जाम भी आयद किया है नईमुल हक ने, वो तर्जुमान है इमरान खान के। जी वो तो उनकी तरफ से इल्जाम ही आएंगे और मेरे कसीदे तो नहीं गाएंगे वो। और इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे? उनका बयान सामने आया था कि बेजाब्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है। वो अभी भी कहते हैं कि NA 110 में बेजाब्तगी हुई, जिसे वो एक तरह से धांधली ही करार देते हैं। ठीक है, अभी आपने खुद डिफाइन किया है बेजाब्तगी को या को धांधली को। ये दोनों एलिगेशंस मेरे हल्के में दोनों भी नहीं। मैं इलेक्शन वाले दिन भी जीता अल्लाह ताला की मेहरबानी से। उसके बाद ट्रिब्यूनल में भी मेरे हक में फैसला हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में। सो तीसरा लेवल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वोटर्स, देन द ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन का, और अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जो है वो इसको आज डिसमिस किया है। आई थिंक इट डजंट नीड एनी कमेंट और एनी डाइसेक्शन और एनी एनालिसिस एनी मोर। बिल्कुल ठीक है। उस्मान डार साहब जो आपके खिलाफ दरखास्त लेकर गए थे, आपके खिलाफ इंतखाब भी लड़ा था, वो अभी भी कहते हैं कि आपको अवाम की अदालत में लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, अवाम की अदालत जो है 2018 में जो है वो लगेगी और मैं जरूर उस अदालत में जाने को किसको इनकार है, किसी को इनकार नहीं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के हवाले से तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ है या उनका एक शिकवा है कि नून लीग की तरफ से उसमें काम बहुत सुस्त है और 18 में अगर इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करना है, थंब इंप्रेशंस के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, इंक यूजेज के बहुत से प्रॉब्लम है, तो तहरीक इंसाफ को शिकवा है कि नून लीग के अराकीन की तरफ से रुकावट डाली जाती है। ख्वाजा साहब इस पर क्या कमेंट करेंगे? मेरे इसमें कमेंट इसलिए मैं नहीं दे सकता कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूँ। ये एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी का कोई मेंबर ही इस पे कमेंट कर सकता है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा उस प्रोसेस के साथ ताल्लुक नहीं। ये कमेटीज जो हैं ये अपना अपना काम करती हैं और मेरा उस पे कमेंट करना जो नामुनासिब हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ हमसे बात करते हैं। NA 110 में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला ख्वाजा आसिफ के हक में आया है, उनकी जीत को बरकरार रखा है। उस्मान डार साहब तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उस्मान डार साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, आपसे सवाल करने से पहले मैं आपको आपका एक जवाब सुनवाना चाहूंगी। अपने ही एक प्रोग्राम में जब ट्रिब्यूनल का फैसला आया था तो मैंने आपसे सवाल पुटअप किया था कि आपने शवाहिद पेश नहीं किए ट्रिब्यूनल को। उस वक्त आपका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप शवाहिद का अंबार लगा देंगे। जरा वो अपना एक जवाब सुन लीजिएगा, फिर मजीद आपसे सवाल पुटअप करूंगी मैं। हैं कि आपके पास बड़े सबूत मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाए जा चुके हैं, तो मैं फिर आपको पुरानी माजी की तरफ लेके जाऊंगी कि जुडिशियल कमीशन के सामने तो PTI साबित नहीं कर सकी थी कि 2013 के इंतखाबात में मुनज़्ज़िम धांधली हुई थी, लेकिन आप अपने हल्के में साबित कर सकेंगे कि यहाँ पर मुनज़्ज़िम प्लान धांधली हुई थी। देखिए मैं आपसे आज ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम साबित करेंगे कि धांधलियों की जो माँ है ना, वो इस हल्के में NA 110 में इंशाल्लाह ताला पकड़ी गई है। जी उस्मान डार साहब, आपने सुन लिया। आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने साबित करेंगे। आपने कहा कि धांधली की मां साबित करेंगे, लेकिन वहां तो कोई बच्चा अभी तक नहीं निकला सुप्रीम कोर्ट में धांधली का। देखें हरीदा, आपने अभी खुद ही कहा कि आज जो सबसे बड़ा मसला है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि धांधली और बेज़ाब्तगी इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको सिर्फ थोड़े सी मुख्तसर बात में बताता चलूं कि पहले तो मेरे ट्रिब्यूनल में इंसाफ ना मिला, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया कि मेरे हल्के के जो है फैसले को रिमांड के लिए दोबारा भेजा जाए और मैं ट्रिब्यूनल के ऊपर अपनी जो है ना सफाई पेश करना चाहता हूं, अपने आप को वहां क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना चाहता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरी एप्लीकेशन को अपने पास ही रखा, मेरी पिटीशन को अपने पास रखते हुए उन्होंने अंगूठे का जी नादरा से चेक करवा देते हैं। अब होता यह है कि जब नादरा की रिपोर्ट आती है
तो बड़ी दिलचस्प बात आज ये है कि खुद उस रिपोर्ट में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं कह रही, ये इमरान खान साहब नहीं कह रही, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि NA 110 के अंदर जो RO है जिसके नीचे ये इलेक्शन करवाया गया उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। हमने ये भी वहां प्रूफ पेश किए कि जो 5 पोलिंग स्टेशंस का रिकॉर्ड गायब था वो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही गायब था। तो रिजल्ट कैसे अनाउंस हुआ? 10,000 के करीब काउंटर फाइल्स आज तक नहीं मिली थी। नादरा की रिपोर्ट में उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हजारों की तादाद में जैली शनाख्ती कार्ड पकड़े गए हैं। आज कानून की जो आंख है, आला अदलिया ने इन तमाम चीजों को बेज़ाब्तगी हजारों की तादाद में नहीं, 928 काउंटर फॉइल्स पे शनाख्ती कार्ड दुरुस्त नहीं थे और 31 काउंटर फॉइल्स पे शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज नहीं थे। वो जो हजारों की तादाद आप कह रहे हैं 14,000 की, उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक थे, थंब इम्प्रेशन गलत था। अच्छा, लेट मी क्लियर इट। हमने उन्हें ये नहीं कहा था नादरा को कि शनाख्ती कार्ड के नंबर ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारा ये स्टांस था कि इन्होंने शनाख्ती कार्डों के नंबर भरे हैं और अंगूठे लगाए हैं। 1,16,000 अंगूठा, इतनी दिलचस्प बात है, नादरा चेक ही नहीं कर सकी आज के इतने टेक्निकल दौर में, जहां अगर मैं पानी का गिलास अपने हाथ में पकड़ूं तो मेरे फिंगरप्रिंट्स चेक हो सकते हैं। और अरबों रुपए नादरा ने इस टेक्निकल सिस्टम के लिए लगाए और कहते हैं ये 1,16,000 प्रॉब्लम ये है कि आपके जितने भी क्लेम्स हैं वो बेज़ाब्तगी से मुताल्लिक हैं, वो टेक्निकल क्लेम्स तो हैं लेकिन वो धांधली को कहीं साबित नहीं करते और इसी बुनियाद पे आपकी पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। वो तफसीली ऑर्डर तो बाद में जारी करेंगे, लेकिन जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बेज़ाब्तगियों का फायदा है ये मुस्लिम लीग नून वालों को क्यों मिलता है? इसका फायदा ख्वाजा आसिफ को क्यों मिला इस बेनिफिट ऑफ डाउट का कि अदारे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं? ये सब हम मानते हैं बेज़ाब्तगियां हुई हैं, अंगूठे लगे हैं, रिकॉर्ड गायब है, बैग्स गायब हैं, लेकिन फायदा एंड ऑफ द डे मिलता है मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले उम्मीदवार को। ख्वाजा आसिफ साहब आपके प्रोग्राम में थे अभी, आज पंजाब में और मरकज में ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत है ना, इन्हीं की हुकूमत है। मैं आज भी ख्वाजा आसिफ को चैलेंज करता हूं, दे इस्तीफा और मेरे साथ इलेक्शन लड़े, आज ही अवाम की अदालत में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये 2018 की क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मैं इन्हीं की हुकूमत में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को चैलेंज कर रहा हूं कि ख्वाजा साहब आप इस्तीफा दें। लेकिन किस बुनियाद पे इस्तीफा दें? इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कह दिया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि धांधली नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया धांधली नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ से आप किस बुनियाद पे इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करते इसलिए आप ख्वाजा साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं? नहीं, देखें वो बात कर रहे थे ना अवाम की अदालत में जाने के लिए 2018 में, मैं तो उनकी हुकूमत में कह रहा हूं आ जाओ मेरे साथ मैदान लगा लो, इलेक्शन लड़ लो। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि NA 125 में भी तो ख्वाजा साद रफीक यही कह रहा है कि जी मेरा क्या कसूर है अगर अमले ने बैग गायब किए हैं, वोट गायब हो गए हैं, जैली अंगूठे पकड़े गए हैं। मकसद ये है, लेकिन वहां पर भी रिपोर्ट, वहां पर भी फॉरेंसिक रिपोर्ट, वहां पर भी ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट उस्मान डार साहब ये नहीं कहती कि बेज़ाब्तगी हुई है, धांधली नहीं हुई। NA 125 में भी यही क्लेम है। जितने भी हलकों के बारे में फैसले आए हैं, चाहे हाई कोर्ट्स के चाहे ट्राइब्यूनल्स के, वो यही कहते हैं कि धांधली नहीं साबित हो रही, बेज़ाब्तगी जरूर हुई है। उसका फिर प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस आप ठीक करें। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में भी तहरीक इंसाफ की शिरकत वैसी नहीं है जैसा सड़कों पर धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का केस मजबूत है। आपकी शिरकत इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में, तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में वैसी मजबूत नहीं है। आप इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करने के लिए कमेटी में अपनी प्रेजेंस यकीनी क्यों नहीं बनाते? परफॉर्मेंस ठीक क्यों नहीं करते? देखिए वो तो अब हम पहले से भी ज्यादा तेज करेंगे अपनी इस मूवमेंट को इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए। पहले तो हुकूमत ही संजीदा नजर नहीं आती है क्योंकि वो सब लोग, ये सब लोग इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर बेशक पाकिस्तान तरीके इंसाफ या मैं ख्वाजा आसिफ को डी-सीट नहीं कर सका, हम री इलेक्शन नहीं करवा सके, लेकिन फिर भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी रही है NA 110 में। हम उन तमाम अदारों को एक्सपोज करने में एक बार फिर कामयाब रहे हैं जो नाहल हुए हैं। ये अब तो बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इन लोगों ने NA 110 में जितना भी उसको बेज़ाब्तगी के, धांधली के, इतने मेगा किस्म के वहां सबूत मौजूद थे, लेकिन कानून की आंख ने कहा जी कि हम
जो है ये नहीं कह सकते कि इन तमाम चीजों का फायदा ख्वाजा आसिफ को हुआ है कि नहीं हुआ। तो बेनिफिट ऑफ डाउट में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अपनी विकेट बनाने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद। तहरीक इंसाफ की हमसे बात कर रहे थे। NA 110 का सुप्रीम कोर्ट का आज इंतहाई अहम फैसला। तहरीक इंसाफ तस्लीम कर रही है कि धांधली और बेसाब्तगी में फर्क वो समझेगी और इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में अपनी शिरकत, अपने परफॉर्मेंस को मजीद तेज भी करेगी ताकि 2018 में धांधली का केस तहरीक इंसाफ एक बार फिर से अपना कमजोर ना कर सके। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जो 3 महीने बाद बैक ऑन डिमांड आ गई है। जी वेलकम बैक। इस सेगमेंट में बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जो 3 महीने बाद बैक ऑन डिमांड आ गई है। गुजरे वक्तों की और अच्छे वक्तों की बात है कि 3 महीने पहले, कम से कम 3 महीने पहले अगस्त में जब अल्ताफ हुसैन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि उस वक्त तक MQM पाकिस्तान और MQM लंदन में डिवाइड नहीं हुई थी, अल्ताफ हुसैन साहब उसके बिला शिरकत गैर वाहिद सरबराह थे और अगस्त में कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची प्रेस क्लब के सामने एक धरना और एहतजाजी हड़ताल कर रखी थी लापता कारकुनान की बाजियाबी के मुतालबे पर। कराची ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे MQM को जो कि उस एहतजाजी हड़ताली मुजाहरे में एक्सप्रेस किए जा रहे थे और इजाला कमेटी कराची ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजाले के लिए कमेटी के क़याम का मुतालबा भी किया जा रहा था। उसी कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे में अल्ताफ हुसैन साहब ने इंतहाई मुतनाज़िया तकरीर की और उसके बाद कराची में मीडिया हाउसेस पे हमला किया गया, जिसके नतीजे में जो MQM की आज सूरत हाल है वो आपके सामने है। अल्ताफ हुसैन साहब MQM पाकिस्तान के मुबैना तौर पर सरबराह नहीं रहे। MQM पाकिस्तान की क़यादत मकामी क़यादत के हाथ में आ गई है। MQM लंदन और पाकिस्तान में डिवाइड हो गई है। लेकिन 3 महीने के बाद, आज तवील खामोशी के बाद, आज MQM पाकिस्तान ने अपनी उस खामोशी को तोड़ा और एक बार फिर कारकुनान के मुकदमे को लेकर सामने आई। कराची ऑपरेशन पे तहफ़्फ़ुज़ात का एक बार फिर से इयादा किया, लापता कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा किया, इजाला कमेटी के क़याम का भी मुतालबा किया। इस अचानक मंजर आम पे आने के पीछे कहानी क्या है और इन मुतालबात को दोहराने की टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, चलेंगे। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर MQM के सीनियर मुमताज़ रहनुमा जनाब ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। 3 महीने की खामोशी, 3 महीने के बाद MQM बैक ऑन डिमांड है। सिलसिला वहीं से जोड़ लिया है जहां पर अगस्त में टूटा था। इसके पीछे, इस टाइमिंग के पीछे सूरत हाल क्या है, कहानी क्या है, वजह क्या है ख्वाजा साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मसला ये है कि आप सहाफियों की जो तज्जियाती और तजुर्बाती निगाह है उस तक तो हम नहीं पहुंच सकते। इतनी बारीक बीनी से आपने जिस मुनफरिद किस्म के अंदाज से इंट्रो दिया, ये जरूर आपसे कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा जरूर किया है। हम इस मुतालबे से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन हाँ, हमारे अंदाज में जरूर तब्दीली आई। ये जरूर हमने कहा है कि देखिए, अमन व अमान के क़याम के लिए लोगों की गिरफ्तारी, कराची अमन में मुजरिमों की सरकोबी, जेट ब्लैक दहशतगर्द, टारगेट किलर्स, उनका वो जारी रहना चाहिए। लेकिन कहीं अगर उसमें सकम है, मिसालें लोग लापता हैं, अब ये लोग कहाँ आ रहे हैं? ये MQM पाकिस्तान के पास आ रहे हैं। 23 अगस्त के बाद इनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। हमने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माजी की कहीं गलतियां हैं तो हम उसका इजाला भी कर रहे हैं, अपने ऊपर लगने वाली छाप को भी धो रहे हैं, अपने अंदर एक तथहीर के साथ साथ एक ऐसी सियासी जमात बनना चाहते हैं जो पूरे पाकिस्तान में गरीब मुतवस्सित तबके की महबूब सियासी जमात हो, जो कभी हम थे। हम अपनी खराबियों की भी इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि देखिए, जेल में भी हजारों बेगुनाह लोग हमारे इस वक्त मौजूद हैं जो इस बात के मुंतजिर हैं कि उनके ऊपर इल्जाम क्या है। अदालतों में केसेस नहीं चल रहे हैं, 4 गुना ज्यादा कैदी अंदर मौजूद हैं, वो बेगुनाह हैं। हम गारंटी देते हैं, MQM पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तरफ से गारंटी देते हैं कि उसमें से 80-90% लोग बेगुनाह हैं।
लेकिन अगर कहीं कोई गुनाहगार भी हैं तो उन्हें अदालतों में ट्रायल करें, सजाएं दिलाएं। लेकिन अगर लोग नहीं मिल रहे, मिसाल के तौर पे एक मौक़िफ़ ये है कि लोग मुल्क से बाहर हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? उनके पेरेंट्स को बताना। मिसाल के तौर पे लोग, ये एक मौक़िफ़ ये है कि जनाब आपस की जमातों के या कोई दूसरा मुखालिफ विंग जो है ना, उन्होंने उनको मार दिया है, तो उनको तलाश करना, उस सुराग को निकालना, वो किसकी जिम्मेदारी है? ये भी तासुर है कि कहीं गिरफ्तार हुए और पता नहीं चला। तो ये जिम्मेदारी एतमाद बहाल करने की है। और ये लोग आप देखें, इनका कॉन्फिडेंस देखें, ये 23 के बाद एमक्यूएम से आकर तमाम लोग जुड़ गए और कहने जनाब अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खिदमत के लिए ये सारी फैमिलीज हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं, ये कहीं और नहीं खड़ी। तो हमें इनको एतमाद देना है, हमें इनको अपने ट्रैक पर, पाकिस्तान के ट्रैक पे, एमक्यूएम पाकिस्तान के ट्रैक पे लेके सबको कौमी धारे में शामिल करना है। तो हमारी अपील वही है, उसमें वाज़े तौर पे हम कहना चाहते हैं, हमसे जो मदद चाहिए हमें बताइए, हम दोनों चाहते हैं आपकी बातें वैलिड हैं, लेकिन अपील की टाइमिंग, माय क्वेश्चन अगेन, आपकी अपील की टाइमिंग, आपने खुद भी माना कि 3 महीने तक एमक्यूएम पाकिस्तान डैमेज कंट्रोल में लगी हुई थी, अपनी अलग से इंडिविजुअल इमेज बिल्डिंग में लगी हुई थी। देन माय क्वेश्चन वाज अबाउट द टाइमिंग। गवर्नर सिंध तब्दील हो चुके हैं, 29 नवंबर को अस्करी क़यादत के हवाले से एक बड़ा फैसला होना है तब्दीली का, जिसके डेफिनेटली कराची में भी असरात होंगे, कराची ऑपरेशन पर भी असरात होंगे, कराची में भी इस तरह की कोई तब्दीली आ सकती है। देन अभी रिसेंटली आप मुशर्रफ बा सियासत भी हुए हैं, तो इन सब चीजों को कनेक्ट करके अगर देखा जाए तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरह का कोई मैसेज था, किसी तरह का आने वाले दिनों का कोई इशारा था ख्वाजा साहब? नहीं जनाब, मैं आपकी तमाम ये जो गुफ्तगू आपने, फिर मैं कहूँगा इतनी जहानत मुझ में नहीं है, जितनी महारत के साथ आपने ये डॉट्स जोड़े हैं, मैं तो खुद हैरान रह गया आपकी ये डॉट्स जोड़ने की सलाहियतों पर। ये डॉट्स प्रोवाइड तो आपने किए हैं ना दुबई से लेके कराची तक। नहीं, इन तमाम डॉट्स को अलहदा करें। हमने एक बड़ी नेक नियति के साथ वो लोग जो हमारे दरवाजे पर आए, उनका मुकदमा आपके सामने पेश किया। 12 को एक कमीशन है, वो कमीशन ये कहता है कि 21 लोग जो लापता हुए हैं उनके भी आप पैसे लें और केस को क्लोज करें। वो हमने आपके सामने रखा है कि केस क्लोज ना करें, केस को जारी रहने दें, वो अपने प्यारों का इंतजार उनको करने दें, उनके बच्चों को इंतजार करने दें। अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई मुजरिम है उसे सजा दिलाएं, कहीं से कोई मिल जाता है, बाजियाब हो जाता है, उनके घर वालों तक पहुंचाएं। लोग बाजियाब हुए हैं गरीदा, लोग 15 महीने बाजियाब हुए हैं, लोग पाक सरजमीन के ऑफिस से भी बाजियाब हुए हैं, लोग वैसे भी अपने घरों पे बाजियाब हुए हैं। तो हम उम्मीद के साथ अपने आप को मुस्तहकम करने, शहर को अमन दिलाने के लिए उन लोगों की, उन माओ बहनों की जो चलकर आई हैं और आप मुसलसल राब्ते में, वो अपील की है। कोई और इसमें खुदा ना खास्ता कोई जो आपने डॉट्स कनेक्ट किए हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। और मैं मुशर्रफ साहब की मुलाकात का तासुर भी मुस्तरद कर चुका हूँ, मेरी पार्टी भी मुस्तरद कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। असेंबली में अपोजिशन लीडर एमक्यूएम के मुमताज रहनुमा ख्वाजा इजहार हमसे बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल जितना भी उनके जवाब से तासुर लिया जाए, ये चीज वाज़े है कि 3 महीने बाद एमक्यूएम अपनी डिमांड्स पर वापस आ चुकी है। एमक्यूएम इज बैक ऑन डिमांड। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के नाम पे जारी हठधर्मी के हवाले से, जिसने आज एक मासूम बच्ची की जान ले ली। जी वेलकम बैक। इस सेगमेंट में बात करेंगे लाहौर में जारी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के मुतालिक। हठधर्मी के नाम पे यंग डॉक्टर्स ने लाहौर में हड़ताल कर रखी है। लाहौर में नौजवान डॉक्टर हड़ताल पे हैं और पिछले 15 दिनों से ये हड़ताल पे हैं। 15 दिन तक इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की ना सिर्फ ओपीडीज बंद रखी बल्कि इमरजेंसी के वार्ड्स भी बंद रखे। मरीज मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में खबार होते रहे। पहले ही सरकारी अस्पतालों की हालत कुछ कदरे इत्मीनान बख्श नहीं है, उस पे डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिकल दीगर स्टाफ ने जब हड़ताल कर दी तो दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीज, लाहौर के अपने मरीज भी शदीद मुश्किलात का शिकार हुए। और ये 15 दिन से हड़ताल ओपीडीज की बंदिश की सूरत में, इमरजेंसी वार्ड्स की बंदिश की सूरत में तो जारी थी, लेकिन पिछले 3 दिन से ये हड़ताल अस्पतालों से निकल के सड़कों पे आ गई।
मरीजों के साथ साथ आम शहरी जो कि सड़कों पर सफर करते हैं वो भी मुश्किलात का शिकार होने लगे। और इसका आज इंतहाई बुरा नतीजा सामने आया जब एक मासूम बच्ची, एक नन्ही बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी। लेकिन इस एक अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़े ने भी यंग डॉक्टर्स को अपनी हठधर्मी से हटने पे मजबूर नहीं किया, बल्कि वो अपनी हड़ताल पे बरकरार रहे। अब से कुछ देर पहले ये अपडेट आई कि इमरजेंसी से हड़ताल हटा ली है यंग डॉक्टर्स ने, लेकिन उसके बावजूद ओपीडीज अभी तक बंद करके रखी हैं, अपने मुतालबात मनवाना चाह रहे हैं। हुकूमत भी अपने मौके पे कायम है और जो डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स, जो नर्सेस, जो पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम नहीं कर रहा, उन्हें धड़ाधड़ मुअत्तल किए जा रही है। डॉक्टर शेर न्यासी ये उस धड़े की रहनुमाई कर रहे हैं कि जो अस्पतालों में और अब सड़कों पे धरने दिया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहरियार न्यासी। आपके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठी थी क्योंकि आपने मुबैना तौर पे एक मरीज को और उसके रिश्तेदारों को मारा पीटा था। उस इंक्वायरी कमेटी ने आपको 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद आपने नर्सेज वगैरह को साथ मिला लिया और आपने एक अपने खिलाफ होने वाली इंक्वायरी को धरने की मुतालबात की सूरत दे दी। और ना सिर्फ मरीज परेशान हो रहे हैं बल्कि लाहौर के पूरे लाहौर में ट्रैवल करने वाले आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस पर? अस्सलाम वालेकुम जी, असल में इस तरह की बात नहीं है। एक मामला था जो झगड़ा हुआ था मरीजों के अटेंडेंस के साथ। मरीज के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था, ना कोई बात हुई थी, ना कोई मरीज को नुकसान हुआ था। ये वाली चीज एक गलत परसेप्शन थ्रू आउट दी गई कि मरीज के साथ कोई मामला हुआ था। मैं पहले टोटली निगेट करना चाहूंगा और इंक्वायरी के अंदर ये क्लियर भी हो गई थी बात कि मरीज के साथ किसी भी किस्म की ना बात हुई है, ना वायलेंस है, ना कुछ है। जो वाकया था वो ये था कि कानूनी पर्चे वाली फाइल मरीज के अटेंडेंट लेके जा रहे थे हाली इन्फ्लुएंशियल अटेंडेंट पे। उन्होंने मुझ पर हमला भी किया था, उन्होंने सिस्टर से बदतमीजी की थी, ऑन ड्यूटी सिस्टर को हरास किया था। चाहिए तो ये था कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ड्यूटी सिस्टर की तरफ से हरासमेंट का केस उनसे करती। उन्होंने मुझे और सिस्टर दोनों को एक हाई लेवल इंक्वायरी में फंसा के टर्मिनेट करार के ट्रांसफर करा दिया गया। अब मैं इस चीज में ये कहना चाहूंगा कि हम लोग सिक्योरिटी लैब की वजह से सारा इशू हुआ था, हम सिक्योरिटी का इशू बहुत अच्छे से उठा रहे थे। मुझे उस वजह से भी टारगेट किया गया सेक्रेटरी हेल्थ साहब की तरफ से और टर्मिनेट भी किया गया 1 साल। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स वार्निंग दी कि अगर इस तरह की टर्मिनेशन डॉक्टर के खिलाफ और नर्सेज के खिलाफ की जाएंगी तो हम लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं, हम जाना नहीं चाहते। लेकिन 12 दिन तक हमारी बात ना सुनी गई। उसके बाद हमने अपनी सर्विसेज जो नॉन क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं, यानी जो आईसीयू और इमरजेंसी के अलावा डिपार्टमेंट है, उनसे विड्रॉ किया सजाजत। लेकिन डॉक्टर शहरियार ये आपका एक जाती मामला था, आपने इसकी बुनियाद पर लाहौर के तमाम सरकारी अस्पताल क्यों बंद कर दिए? आपने एक मरीज पर तशद्दुद किया या चले उसके अटेंडेंट्स की तरफ से जो भी आपके दरमियान मामला हुआ इसे किसी और तरीके से भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था। ये कहां का तरीका है कि आप ओपीडीज बंद कर दें, आप इमरजेंसीज बंद कर दें? इमरजेंसीज इसलिए नहीं होती कि बंद कर दी जाएं। आज एक मासूम बच्ची, नन्ही बच्ची जान से गई, डेफिनेटली वो नौजवान डॉक्टर्स, हड़ताली डॉक्टर्स पर उसका खून जाता है। कौन जिम्मेदार है इस सब का डॉक्टर शहरियार? मैम दिस इज टोटली रॉन्ग परसेप्शन। हमने कोई इमरजेंसी बंद नहीं की। इमरजेंसीज में कल गन पॉइंट पे डॉक्टर्स को मारा गया, 2 डॉक्टर्स को गन पॉइंट पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एएमएस सिक्योरिटी की तरफ से इसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद है। डॉक्टर्स हरासा होके, खौफजदा होके इमरजेंसी छोड़ के गए हैं। तमाम सीनियर, तमाम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार इमरजेंसी मौजूद थे। किसी भी टाइम इमरजेंसी खाली नहीं थी। यंग डॉक्टर्स के ऊपर डॉक्टर शहरियार, आज जो गार्ड्स पे तशद्दुद किया गया है उसकी वीडियोस भी सबके सामने हैं। यंग डॉक्टर्स की तरफ से तशद्दुद किया गया है, गार्ड्स पर क्यों तशद्दुद किया गया है? आप धरना देकर जो बैठे हैं लाहौर की सड़कों पे, पूरी ट्रैफिक बंद हुई हुई है, कौन जिम्मेदार है इसका? मैम जो गार्ड की तरफ से जो मामलात हैं वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के हैं, वो एक अलहदा वाकया है। हम लोग मेयो हॉस्पिटल से हैं, हमें मारा गया है, मुझ पर कातलाना हमला किया गया, मुझे चाकू मारे गए हैं मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी के सामने। उसके बारे के अंदर अभी तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई। हमें धमकाया जा रहा है, हमें टर्मिनेट किया जा रहा है। ये हमें एक साइड स्टोरी दिखाई जा रही है। हमने किसी मरीज को नहीं मारा, हमने किसी अटेंडेंट को नहीं मारा, हमें किसी की तरफ से किसी पे कोई वायलेंस नहीं हुआ। हमारे खिलाफ वायलेंस दिया किया जा रहा है, हमें थ्रेट दी जा रही है, हमें मर्डर करने की थ्रेट दी जा रही है, हमें टर्मिनेट किया जा रहा है। अगर आप पर ज्यादती हो रही थी, अगर आप पर ज्यादती हो रही थी और हो रही है तो इसका एक इदारा जाती प्रोसेस है डॉक्टर शहरियार। इसका ये प्रोसेस तो नहीं है कि आप ओपीडीज बंद कर दें, आप इमरजेंसीज बंद कर दें, आप सड़कों पे आके धरने देने शुरू कर दें। इसका ये प्रोसेस तो नहीं है।
मैम हम लोग अगर एक एनवायरनमेंट में अपने आप को हाईली इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो हमें हर हक हासिल है कि हम उन डिपार्टमेंट को छोड़ आप दें। जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं जो शहरियों को तकलीफ हो रही है। आज एक मासूम बच्ची की जान गई है इसी वजह से, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यू आर जस्टिफाइड टू हैव दीस प्रोटेस्ट्स आउट ऑन द स्ट्रीट्स। मैम जो बच्ची की जान गई है वो बच्ची बर्न की पेशेंट है, वहां पर कोई इमरजेंसी विड्रॉ नहीं थी और पाकिस्तान में पंजाब के अंदर बर्न यूनिट अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। 11 साल से जिना हॉस्पिटल का बर्न यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है। यही बातें मैं उठाया करता था, यही बातों की वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। बर्न यूनिट 11 साल से आपका फंक्शनल नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई आज तक नहीं बोला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहरयार नियाजी। हड़ताली डॉक्टर्स के रहनुमा बात कर रहे थे, अपनी गलती तस्लीम करने से बिल्कुल इनकारी हैं। ऐसे में फर्ज बनता है हुकूमत पंजाब का कि हड़ताली डॉक्टर्स की हड़ताल हर सूरत खत्म करवाए, सड़कों से इन्हें हटाए ताकि ना सड़कों पे शहरी ना अस्पताल में मरीज खवार हों। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो 2 अहम स्टोरीज पे बात करेंगे। एक अमेरिका के हवाले से कि क्या वहां पर अमेरिका के अपने अंदर क्लैश ऑफ जनरेशंस जन्म ले चुका है, और दूसरी बात करेंगे मुतनाज़िया न्यूज़ लीक कमेटी की तहकीकात के मुताबिक। That I will be president for all Americans. डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर मुंतखब होने के साथ ही पूरे अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नौ मुंतखब अमेरिकी सदर वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, जहां वो व्हाइट हाउस में सदर ओबामा से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पूरे अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं, अमेरिकी परचम जलाए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, चीजें नजर आतिश की जा रही हैं। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर जो कि डोनाल्ड ट्रंप का हेडक्वार्टर है उसके बाहर शदीद मुजाहरे किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, मिशिगन, फिलाडेल्फिया, सियाटल, ये वो चंद बड़े बड़े शहर हैं जहां पर बड़े बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे किए जा रहे हैं। क्या अमेरिका के अपने अंदर क्लैश ऑफ जनरेशंस जन्म ले चुका है? क्या अमेरिका के अपने अंदर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जन्म ले चुका है? क्या ये अमेरिकी मुआशरे के जवाल का आगाज है? इसी इशू पर आज बात करेंगे। इसके अलावा बाद में मुतनाज़िया खबर न्यूज़ लीक की कमेटी के तहकीकात के हवाले से भी बात होगी। दोनों पर सवाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अमेरिका में जो हमें नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद, जिस तरह का तशद्दुद हमें नजर आ रहा है, अमेरिकी परचम जलाए जा रहे हैं, शाह साहब, इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर अमेरिकन सोसाइटी? क्या ये जवाल का आगाज साबित हो सकता है? मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए ना, आप देखिए सदर ओबामा का रिएक्शन देखिए, आप हिलरी क्लिंटन का रिएक्शन देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद तकलीफ है, मुझे बेहद अफसोस है कि मैं इलेक्शन हार गई हूं और हमने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। ओबामा कहते हैं हम उनको ब्रीफिंग देंगे, हम ट्रांजिशन के लिए उनका हाथ बटाएंगे। तो वो वैल्यूज जो हैं वो अपनी जगह कायम हैं, लेकिन जो वहां का जो आम शहरी है वो उसे बेपनाह खदशात हैं और उन खदशात को एड्रेस करना होगा। इन्हीं खदशात के हवाले से शाह साहब, इन्हीं खदशात के हवाले से मैं सवाल कर रही हूं कि जो वोटर्स की डिवीजन नजर आई है, व्हाइट वोटर वर्सेस अफ्रीकन अमेरिकन वोटर, यंग वोटर वर्सेस ओल्ड वोटर, तमाम नौजवान तबका हिलरी की तरफ गया था और वही नौजवान तबके की अक्सरियत इस वक्त अमेरिका में स्ट्रीट्स पर निकला हुआ है ट्रंप के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पाकिस्तान में नौजवान तबके की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। आपको लगता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, व्हाइट वर्सेस ब्लैक, ये खतरनाक मोड़ आ चुका है? नौजवान तबका बमुकाबला एक जो बुजुर्ग मोहम्मद तबका है, क्लैश ऑफ जनरेशन का आगाज हो चुका है अमेरिका में खतरनाक। देखिए, खिलाफ तवक्को चीजें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिंक करता हूं इसको बरतानिया से। बरतानिया में क्या हुआ?
वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन बहुत पुरएतमाद थे कि ब्रेक्सिट में जो यूरोपियन यूनियन का वोट है वो जीतने में कामयाब होंगे, और उसमें डिवीजन थी और उस डिवीजन से भी वो समझते थे कि उनको सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन हुआ उसके बरक्स, लोगों ने उनकी तवक्कुआत के बरक्स वोट दे दिया। अब जितने यूरोपियन यूनियन के जो एनालिस्ट थे वो कहते थे इसमें कोई दानिश नहीं है, लेकिन हो गया और आपके सामने है कि वो अभी तक उससे 2-4 है। ठीक है शाह साहब, इस मामले पे आपसे मजीद भी बात रहेगी, लेकिन जो कि वो न्यूज लीक कमेटी का भी आज पहला इजलास हुआ है, कुछ उस पर भी आपसे बात कर लें। पीटीआई में करारदाद लाने का सोच रही है, ये करारदाद कब आएगी न्यूज लीक कमेटी के खिलाफ? कौन कौन सी ऑपोजिशन जमातों से राब्ता करेगी पीटीआई? कोई नया गठजोड़ तैयार हो रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट? पहली बात तो यह है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस कमेटी में सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं है। तहरीक इंसाफ ने तो इस कमेटी को आगाज़ी में मुस्तरद कर दिया और हम समझते हैं कि यह अश्कशोई है, इट्स एन आई वॉश। इसको 36 दिन दिए गए हैं और पहले 1 महीना गवा दिया गया और लगता यह है कि कुछ निकलेगा नहीं। और हमने अपनी तशवीश का इजहार भी किया है और जज साहब जिनको रिटायर्ड जज साहब जिनको नामजद किया गया है उनके जो कनेक्शंस हैं उसके बारे में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह कायम हैं। लेकिन हमारे अलावा दीगर सियासी जमातों ने, बहुत सी जमातों ने इसे मुस्तरद किया है। तो आज तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग थी जिसको इमरान खान चेयर कर रहे थे, उसमें फैसला हुआ कि बहुत सी पार्टीज ने अगर इसको रिजेक्ट कर दिया है तो क्यों ना हम मिलकर इस पर सोच विचार करें, आपस में मशावरत करें और मशावरत के नतीजे में जो हिकमत अमली बनती है उसको लेकर आगे बढ़ें। और सेनेट एक बड़ा मुनासिब फोरम है। चुनांचे मैंने एतजाज एहसन साहब से राब्ता करने की कोशिश की है, मेरी उनके दफ्तर में राब्ता हुआ है और उम्मीद है कि उनसे मेरी बात हो जाएगी। मैं आगाज वहां से करना जा रहा हूं कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं और कानूनी पहलू भी समझते हैं और सियासी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी प्रोग्राम में बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।